अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अन्नुक़ात फ़िल अस्र अल हदीस, जिसमें हुसैन अहमद अल-मरसफ़ी के ताल्लुक़ से जो कुछ वीडियो रह गई हैं। यूनिट 6 पे एक वीडियो आएगी इंशाअल्लाह। इसी तरीके से यूनिट 8 पे जो है वहाँ पे वीडियो आएगी, ठीक है। और यूनिट 9 पे भी एक वीडियो आएगी और यूनिट 10 पे तो कोई वीडियो नहीं आएगी क्योंकि यूनिट 10 पूरा मुकम्मल है और उसकी PDF वगैरह भी आपको दे दी गई हैं। तो यूनिट 6 पे आएगी इंशाल्लाह। 5 पे भी एक वीडियो आएगी और इसी तरीके से जहाँ जहाँ आएगी उसकी PDF मैं दे दूंगा जब भी वीडियो आएगी, ठीक है। तो बिला वजह से टेंशन में ना लें और जिसकी भी PDF मुझे देना होगी मैं आपको दे दूंगा, जिसकी PDF मैं बताऊंगा कहाँ से किसको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हुसैन अहमद अल-मरसफ़ी जो है, इनके ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। आज 3 बंदे हैं नुक़ात में से। तो इनका नाम क्या है? अश-शेख हुसैन अहमद अल-मरसफ़ी, ठीक है। 1889 में इनकी वफ़ात हुई है। क्या हुई है? 1889 में इनकी वफ़ात हुई है। तो आप भी याद कर सकते हैं, हम बहुत सारे याद कर सकते हैं, करते हैं कि जैसे आगे के 2 ही वाले बंदे हैं जो आगे तोहा हुसैन और अक्काद आ रहे हैं ना, वो 1889 में पैदाइश वाले हैं। ये कौन है? ये 1889 में वफ़ात वाले हैं। इनकी पैदाइश कब है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 1815 में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। हुआ शेखुल उलमा फ़ी अस्र खदवी इस्माइल बादशाह इस्माइल। तो खदवी जो है वो लक़ब था उस वक्त के खलीफा, अमीर, बादशाह जो भी कहें। तो बादशाह इस्माइल के ज़माने में शेखुल उलमा इनको कहा जाता है। और इसी तरीके से दारुल उलूम जब बना तो उस वक्त जब वो कायम हुआ तो उसी वक्त यानी शुरुआती असातिज़ा में से हैं। तो ये जो इबारत है ना, ये इनके से बहुत रिलेटेड है। जब भी ऐसा कुछ होगा ना तो ये शख्सियत जो आपके जहन में रहना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ इबारतें होती हैं जो आप जो है बंदों के ताल्लुक़ से उनके जहन में रखें। 1815 में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर? मरसफ़ा में, जो कि मरसफ़ा जैसे जो स्टेट कहाँ पर है, जैसे करिया गांव कौन सा है? मरसफ़ा, जिसकी वजह से इनको मरसफ़ी भी कहा जाता है, ठीक है। और कैलूबिया में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। नशा हुसैन अल-मरसफ़ी, हुसैन अल-मरसफ़ी जो है मरसफ़ा में रहे और मरसफ़ा शहर गाँव जो भी कह लें, लेकिन स्टेट कौन सा है? कैलूबिया है। और जो है ये शेख अहमद मरसफ़ी के बेटे हैं। इनके बाप की कुनियत है अबू हलावा, ठीक है। इनकी बाप की कुनियत है अबू हलावा और इनके बाप भी जो है अज़हर के उलमा में से हैं। बाकी ये उन लोगों में से हैं जिनकी बसारत चली गई थी, जो नाबीना हो गए थे। कुफ़ा बसरुहु व हुवा फ़ी सालिसति मिन उमरिही, सिर्फ 3 साल की उम्र में इनकी आँख चली गई थी, अंधे हो गए थे, ये याद रखना। व हफ़िज़ अल-क़ुरआन फ़ी सबाहु, और बहुत कम उम्र में ही इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया था। सुम्मा इल्तहक़ बिल अज़हर, फिर अज़हर से इन्होंने दाखिला लिया। वलम्मा अजाज़हु उलमाउहु तवल्ला तदरीस बिल अज़हर, फिर उसके बाद जब इनके उलमा ने, ठीक है, जब वहाँ से ये इल्म हासिल करके गए या डिग्री मिल गई इनको, तवल्लत तदरीस बिल अज़हर, तो फिर अज़हर में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले पढ़ा कहाँ पर? अज़हर में ही पढ़ा है और अज़हर में ही पढ़ाना शुरू किया है। फिर उसके बाद दारुल उलूम में गए हैं, जो अभी हमें पता चलेगा, ठीक है। दारुल उलूम में गए हैं। वकान यक़रउ लितुल्लाबिही बिल अज़हर, अब अज़हर में ये पढ़ाते क्या थे ये भी याद रखें। अज़हर में क्या पढ़ाते थे? खासकर मोटे तौर पर जो किताब का नाम याद है, नहव की जो किताब है मुग़निल लबीब, जो इब्न हिशाम की किताब है, वो पढ़ाते थे। व कुतुब अलामिल बारिज़ा, बलागा और बलागा की और किताबें पढ़ाते थे। वह दवाबीन मुतक़द्दिमीन शुआरा, और जो मुतक़द्दिमीन शुआरा हैं उनके दवाबीन पढ़ाते थे, ठीक है। वक़द अतक़न अल-फ़ारसिया, और इनको ज़ुबान कौन सी आती थी ये जहन में रखेंगे। वक़द अतक़न अल-फ़ारसिया अन ज़हर क़ल्बिन किताबतन व नुत्क़न अला तरीक़त ब्रेल, तरीक़त ब्रेल लिल आमा, अंधों के लिए एक तरीका है पढ़ाने का। तो उस तरीके से इन्होंने फ़ारसी ज़ुबान को बहुत अच्छे से सीख लिया था। चुनांचे दारुल उलूम पहले कहाँ इन्होंने पढ़ाया? दारुल उलूम में अभी आएगा इन्होंने कब पढ़ाना छोड़ दिया था, ठीक है। पहले कहाँ थे? अज़हर में, उसके बाद दारुल उलूम में। तो यहाँ तो दारुल उलूम की शुरुआत हो रही है। तो उख्तिर लियुल्क़िया मुहादरातिन फ़ी दारुल उलूम, तो लेक्चरशिप के लिए, लेक्चर पेश करने के लिए 1882 में। तो कब? 1882 में। तो गया कि इससे पहले की जो ज़िंदगी है वो अज़हर में पढ़ाते थे, ये जहन में रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर दारुल उलूम में पढ़ाना शुरू किया इन्होंने लेक्चर्स के लिए। वो बरे आफ़िश शेर वल अदबी, चुनांचे शेर और अदब में काफ़ी महारत हासिल की। वह तखर्रज अला यदिही, और इनकी असातिज़ा में से कौन कौन आते? तखर्रज अला यदिही का मतलब होता है इनके यहाँ से फ़ारिग हुए कौन कौन? बारूदी, अहमद शौक़ी और हफ़नी नासिफ़, ये 3 नाम याद रखेंगे। ताहा हुसैन का भी नाम आता है, लेकिन ताहा हुसैन का नाम जो है इनके नहीं है, वो कोई और मरसफ़ी हैं, वो कोई और मरसफ़ी हैं, क्योंकि ताहा हुसैन नामुमकिन है। ताहा हुसैन 89 में पैदा होते हैं, ये 89 में वफ़ात होती है, तो नामुमकिन है, ताहा हुसैन का तो नहीं हो सकता। ये 3 नाम याद ज़रूर रखेंगे, अल-बारूदी के, अहमद शौक़ी के और हफ़नी नासिफ़ के, ठीक है। लम्मा क़र्ररत नद्दारतुल मआरिफ़ फ़ी अहद अली बाशा मुबारक, चुनांचे नद्दारतुल मआरिफ़ ने जब ये बात का फ़ैसला किया, किसके दौर में? अली बाशा के दौर में, ठीक है, अली बाशा मुबारक के दौर में, कि मुहादरात का इंतज़ाम किया जाएगा। वही ऊपर वाली बात है जो ऊपर की मुहादरात में। तो किसके दौर में? बस याद रखना कि नज़ारतुल मारिफ़ का मतलब कह सकते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, किसके दौर में? अली बाशा मुबारक के दौर में, कि जो है अभी दारुल उलूम जो है बना नहीं था, बल्कि बनना शुरू हो रहा था। तो दारुल उलूम के नाम से एक जगह थी, वहाँ पर जो है
इनको बुलाया गया कि बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया पे मुहाज़रात पेश करने के लिए, जिनमें से इनको भी बुलाया गया। चुनांचे इन्होंने वहाँ पर शुरुआत की मुहाज़रात की 1871 में, ठीक है, 1871 में। वमुंदु ज़ालिकल हीन, तो जो शुरुआत मतलब जब बना नहीं था, असल बना कब था? 1882 में बना दारुल उलूम, लेकिन जो उसकी शुरुआत हो रही थी, मतलब क्या है, अभी दारुल उलूम बना नहीं था, लेकिन यहाँ से बस मुहाज़रात दिलवाना शुरू हो गए थे कि लेक्चर देंगे, फिर उसी के बाद से मतलब बगैर बिल्डिंग उल्डिंग के, फिर उसके बाद जो है 1882 में मुकम्मल तौर पर वो बन गई, ठीक है। वमिन ज़ालिकल हीन तरकल मरसफ़ी तदरीस बिल अज़हर, तो 1871 से पहले जो है वो अज़हर में पढ़ाते थे और उन्होंने अज़हर में पढ़ाना छोड़ दिया था ताकि वो दारुल उलूम में अब पढ़ाएँ, ठीक है। वलियकून अव्वल उस्ताद बिहाल अदब अरबी व तारीख़ी, चुनांचे अरबी अदब और उसकी तारीख़ के पहले उस्ताद वो यहाँ पर रहे। वक़द तअल्लम अल मरसफ़ी अल-लुग़ा अल-फ़रंसिया बितरीक़त ब्राइल, चुनांचे इन्होंने फ़्रेंच लैंग्वेज भी वहाँ पर सीखी है, ठीक है। युअद्दु शेख हुसैन अल-मरसफ़ी, चुनांचे शेख हुसैन अल-मरसफ़ी जो हैं, अहमद बीच में लगता है, अहदो मुमस्सिली अलमदरसत अल-इहयाइया, जो मदरसत इहया है जो आपका बारूदी वाला, उसके मुमस्सिलीन में से समझे जाते हैं। चुनांचे वहुवा यरफ़ुज़ु तारीफ़ अल-अरूदी लिश्शअर, जो शेर की तारीफ़ अरूदी है ना, अल-कलामुल मौज़ूर अल-मुक़फ़ा, ये शेर की तारीफ़ है, ये मना करते हैं, कहते हैं ये शेर की तारीफ़ नहीं है भाई साहब, ठीक है। चुनांचे इसके तलामीज़ा में से 3 बंदे, बारूदी, शौक़ी, हफ़्न नासिफ़, बाकी इनकी 3 किताबें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बस 3 किताबें आप अच्छे से याद करिएगा। पहली किताब है अल-वसीलतुल अदबिया, जो कि मौसूआतुल लुग़विया है, 2 मुजल्लदों पर मुश्तमिल है। ये याद रखना, बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन कोई याद नहीं कर पाता है। हकीकत तो यही है कि ये वसीलतुल अदबिया 2 अज्जा में मुश्तमिल है, अगर आ गया तो गलत करके आएंगे। फिर उसके बाद जो है जिसमें इन्होंने 12 उलूम के ताल्लुक़ से तज़किरा किया है और मुहादरात हैं जो कि दारुल उलूम में इनके होते थे, वसीलतुल अदबिया। फिर उसके बाद उनकी दूसरी किताब है दलीलुल मुस्तरशिद फ़ी फ़न्निल इंशा, और ये 3 मुजल्लदात पर मुश्तमिल किताब है। कितनी? 3 मुजल्लदात पर मुश्तमिल किताब है, ये भी मजमूआ मुहादरात है, ठीक है। उसके बाद अलकलिम समान है, समान वही 8 कलमे फ़ी इल्मुल इज्तिमा, इल्मुल इज्तिमा में ये इनकी किताब है जो कि इल्मुद दलाला या सियासी, इल्मुद दलाला या इल्मुल इज्तिमा या इल्मुद दलाला सियासी, दोनों याद रखना। इसमें मशहूर किताब है जिसमें 8 चीज़ों के ताल्लुक़ से उन्होंने गुफ्तगू की है। वो कौन सी है? उम्मा, वतन, हुकूमा, अदल, ज़ुल्म, सियासा, हुर्रियत, तरबिया। तो पहली किताब जो है वो 2 अज्जा पर मुश्तमिल है, वसीलतुल अदबिया लिल उलूम अल अरबिया, वही मेन समझी जाती है। उसके बाद दलीलुल मुस्तरशिद फ़ी फ़न्निल इंशा, ये भी 3 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है। उसके बाद कलिमुस्समान, अलकलिमुस्समान फ़ी इल्मुल इज्तिमा, तो कलिम समान का मतलब 8 बातें, तो वही कलिम समान 8 बातें उसमें 8 बातों में उसमें जिक्र किया गया। तो 1815 में पैदाइश होती है और 1889 में इनकी वफ़ात होती है। अब बात करेंगे उस बंदे की जो 1889 में पैदा हुआ है। आगे के दोनों बंदे वही हैं जो 1889 में पैदा हुए हैं, क्योंकि इनका लंबा है थोड़ा, इनको अलग कर दिया था मैंने, तो इनको आज पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। अदीबुन नाक़िदुन मिस्रियुन, ये अदीब हैं, मिस्री नाक़िद हैं। चुनांचे सीरा ज़ातिया को नॉवल अंदाज़ में लिखने वाली, इसी वजह से इनको कहा था मुब्दिउस सीरा ज़ातिया, सीरा ज़ातिया को एक अलग अंदाज़ में लिखने वाली शख्सियत है ये। चुनांचे इनकी सीरा ज़ातिया अय्याम जो कि 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, जो कि 1929 में उसकी पहला जुज़ निकला है, ठीक है। तो सीरा ज़ातिया को इन्होंने नॉवल के अंदाज़ में बयान किया है। इनका नाम क्या है? ताहा हुसैन अली, लेकिन हम अली लगाते ही नहीं हैं। नाम क्या है इनका? ताहा हुसैन अली बिन सलामा। 1889 में इनकी पैदाइश हुई है और 1973 में इनकी वफ़ात हुई है। तो 1889 वाले अभी अक्काद भी आ रहे हैं, उनकी वफ़ात 1964 में हुई है। 1889 वाले हम पीछे पढ़ चुके हैं, मीशाल मारूफ को पढ़ चुके हैं, बल्कि 3 जो हैं हम पीछे पढ़ चुके हैं। इलिया अबू माजी को पढ़ चुके हैं, मीशाल मारूफ को पढ़ चुके हैं और मिखाइल नहमा को पढ़ चुके हैं। वो मैं बता चुका था। सबसे पहले उनकी वफ़ात में के हिसाब से सबसे पहले कौन आएंगे? मीशाल मारूफ आएंगे 1942, फिर उसके बाद इलिया अबू माजी आएंगे 1957, फिर अक्काद आएंगे 1964, फिर उसके बाद जो है ताहा हुसैन, फिर उसके बाद मिखाइल नहमा 1988, ठीक है। अदीबुन व नाक़िदुन मिस्रियुन, ये अदीब हैं, इसी तरीके से नाक़िद भी हैं। लुक़िब बिअमीदिल अदबिल अरबी, इनका लक़ब क्या है? अमीदुल अदबिल अरबी। मैं लिखना भूल गया हूँ, आगे वाले में जो बंदे हैं, अक्काद को अमलाकुल अदबिल अरबी कहा जाता है। अक्काद को क्या कहा जाता है? अमलाकुल अदबुल अरबी, उसको लिख लेना, अमलाकुल अदबुल अरबी कहा जाता है, या अमलाकुल शेर अरबी, या अमलाक ज़रूर है, ठीक है, अदबुल अरबी कहा जाता है। युअतबर बिन अबरज़ शख्सियात हरकत अरबिया अदबिया हदीस, चुनांचे अदबी जो तहरीक हुई है मॉडर्न पीरियड में, उसमें सबसे बड़ी शख्सियत माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। चुनांचे आज तक भी इनके जो अफ़कार हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं, इनके जो अपने स्टैंड मवाक़िफ़ हैं, वो आज भी जो है मौज़े ख़िलाफ़ बने हुए हैं, ठीक है, जिनकी वजह से मसले उठते रहते हैं। तो ये ताहा हुसैन 1889 में पैदा हुए। चुनांचे काना साबिआ सलासत आशर मिन अबनाए अबी हुसैन, इनके बाप हुसैन के, इनके बाप जो हैं, इनके बाप के 13 में से 7 में ये थे। इनके बाप के 13 औलादें थीं, या 13 बेटे थे, बल्कि 13 बेटे थे, जिनमें से 7 में ये थे। और इनके बाप के
ان کے باپ کے ان کے سگے کتنے تھے 11, ان 11 میں سے یہ 5 میں تھے. سگے کتنے تھے 11, تو گویا کہ 2 ایکسٹرا جو تھے وہ ان کے سگے نہیں تھے. 13 میں سے 11 ان کے سگے تھے. فی قریۃ الکیلو, چنانچہ کون سے گاؤں میں؟ کیلو میں. کیلو میں جو کہ مغاغا کے قریب ہے, کیلو میں جو کہ مغاغا کے قریب ہے اور جو کہ منیا کے اسٹیٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ان کی عمر, تو اس سے پہلے جو گزرے بیچارے ان کی بھی آنکھ اندھی ہو گئی تھی 3 سال کی عمر میں, یہ بھی اپنی آنکھ کھو گئے تھے 4 سال کی عمر میں. ان کے بارے میں 3 اور 4 دونوں آیا ہوا ہے, لیکن جو راجح مجھے لگتا ہے وہ 4 ہے. ٹھیک ہے, چنانچہ ابھی بچے کی آنکھ پر ابھی 4 سال بھی نہیں گزرے تھے, حتیٰ اسی بتا بالرمد کی آنکھیں خراب ہو گئیں. ٹھیک ہے, آنکھیں چوندیا گئیں, آنکھوں میں مٹی پڑ گئی, یا پھر کہتے ہیں کہ آنکھیں نابینا ہو گئیں. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر کو بلانے کی وجہ سے باربر کو بلا لیا, باربر حلاق کو بلا لیا, نائی کو بلا لیا, جس نے غلط دوا لکھ لی. ٹھیک ہے, وکان والدہ, ان کے والد کی بات کریں, یہ بھی ایک سوال ہے, شاید آ چکا ہے کہیں پر سوال, میں بتاتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پھر گھس جائے اور واپس کبھی نہ نکلے. وکان والدہ حسین علی, ان کے والد کا نام حسین علی جو ہیں, یہ موظفاً صغیراً, ایک چھوٹے سے امپلائی تھے, رقیق الحال, کمزور تھے, غریب تھے, فی شرکت شکر, جو شکر ہے, ٹھیک ہے, شوگر ہے, اس کی کمپنی میں کام کرتے تھے. چنانچہ ان کے باپ نے ان کو داخلہ دلا دیا تھا محمد جاد الرب. محمد جاد الرب جو ہے ان کا نام آتا ہے کہ ان کے سب سے شروعاتی اساتذہ میں سے ہیں. چنانچہ وہاں پر انہوں نے قرآن کی تلاوت سیکھی, حساب سیکھا, عربی سیکھا. اسی طریقے سے بہت کم مدت میں انہوں نے قرآن بھی حفظ کر لیا نابینا ہونے کے باوجود. پھر اس کے بعد یہاں پر چھوٹا سا خلاصہ ہے ان کا, اسنیپ شاٹ, پھر ڈیٹیل آئے گی تھوڑا سا. ازہر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد جامعہ اہلیہ یعنی جامعہ مصریہ, جو اس سے پہلے جامعہ اہلیہ مطلب پرائیویٹ یونیورسٹی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد گورنمنٹ یونیورسٹی بن گئی, تو وہاں پر داخلہ لیا 1908 میں جامعہ اہلیہ میں. حصل علی دکتورہ عام 1914, وہاں سے 1914 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ٹاپک وغیرہ آئے گا آگے. پھر اس کے بعد جو ہے 1914 میں یہ فرانس چلے گئے اپنی اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے. پھر وہاں سے بھی 1917 میں ڈگری لے کر آئے. پی ایچ ڈی کی ڈبل پی ایچ ڈی ہے ان کے پاس, طاہر حسین کے بعد ڈبل پی ایچ ڈی, ایک 14 میں ہے ایک 17 میں ہے, دونوں ٹاپک ہمیں دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد یہ ہے مصر آ گئے, جہاں پر ایز اے استاذ انہوں نے کام کیا, تاریخ کے لیے, عربی ادب کے لیے استاذ کا کام کیا. پھر اس کے بعد کلیت الآداب کے ڈین بھی بنے. عمید کو میں ڈین بول رہا ہوں, کلیت الآداب مطلب فیکلٹی ہوتا ہے, کہیں پر یہ اسکول ہوتا ہے, جیسے ہمارا افلو میں کہیں پر فیکلٹی, جیسے ایم یو وغیرہ میں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. ثم مدیر لجامعۃ, کہیں پر کالج بھی ہوتا ہے, آرٹس کالج, ٹھیک ہے, جیسے ڈی یو میں ہوتا ہے. ثم مدیر لجامعۃ الاسکندریہ, پھر اس کے بعد جامعۃ الاسکندریہ کے وائس چانسلر بھی بنے. مدیر کو وائس چانسلر, عمید کو ڈین لے لیجئے. ٹھیک ہے, تو وائس چانسلر بھی بنے جامعۃ الاسکندریہ کے. پھر اس کے بعد ایجوکیشن منسٹر بھی بنے. تو یہ عہدے بھی یاد رکھنا, یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس نے یہ بن کے کام کیا ہے اس بندے نے. وہ کون بندہ ہے کہ جنہیں ایز اے استاذ کام کیا, ایز اے عمید کام کیا, ایز اے مدیر کام کیا, ایز اے وزیر معارف کام کیا. وزیر معارف کا مطلب ایجوکیشن منسٹر, تو ایسے بھی آتا ہے. چنانچہ ان کی مشہور کتاب ہے فی الشعر الجاہلی, 1926 میں نکالی ہے. ڈیٹ یاد رکھنا, یہ سب سے مشہور کتاب ہے ان کی شعر الجاہلی. پھر اس کے بعد ان کی کتاب ہے مستقبل الثقافہ فی مصر 1938 کی. ان کی دوسری کتاب ہے مستقبل الثقافہ فی مصر, یہ بھی مشہور کتاب ہے, اس کو بھی یاد رکھیے گا. اب یہاں پر تھوڑا سلو چلیں گے. طاہا حسین نے جامعہ ازہر میں دراسہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور عربی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1902 میں یہاں پر داخلہ لیا. چنانچہ یہاں پر ڈگری حاصل کی, لیکن اور یہاں پر کتنے سال انہوں نے گزارے, 1902 سے 4 سال, 1906 تک 4 سال یہاں پر گزارے. اور انہوں نے اپنی کتاب ایام میں لکھا ہے فکانت الاعوام الاربع التي قضاها فيها, جو 4 سال یہاں پر گزارے نا, وكأنها 40 عاما وذلك بالنظر الى رطابة الدراسة, وہ گویا کہ 40 سال کے برابر تھے. وہی ہوتا ہے نا کہ مجھے بورنگ تھی, تمہارا 1 گھنٹے کا انتظار, مجھے پورا دن لگا, اس طریقے سے وہاں پر رہنا. اور جو اساتذہ کا جو منہج تھا, بیکار منہج تھا, ٹھیک ہے, پڑھانے کا انداز اچھا نہیں تھا, جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ بہت بیکار دن گزرے ہیں. پھر اس کے بعد جامعہ مصریہ جب کھلی, جامعہ مصریہ کب بنی ہے, 1908 میں. تو یہ یاد رکھنا, جامعہ مصریہ کب بنی ہے, 1908 میں. وکان طاہا حسین اول المنتسبین الیہا, تو جب پہلی سال میں یہ کھلی تو پہلی بار میں انہوں نے ایڈمیشن لے لیا, اور پہلے بندے تھے جو اس کی طرف نسبت کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, وہاں پر عصری علوم, ہزارہ اسلامیہ, اسی طریقے سے تاریخ جغرافیہ اور کئی چیزیں انہوں نے, زبانیں بھی سیکھیں, جن میں سے حبشیہ, عبریہ, سریانیہ سیکھی. چنانچہ آپ کیا یاد رکھیں گے, جامعہ مصریہ میں انہوں نے 2-3 زبانیں سیکھیں علوم شرقیہ میں سے, لغات شرقیہ میں سے, حبشہ, عبرہ, سریانیہ. ٹھیک ہے, حبشیہ, عبریہ, سریانیہ, یہ 3 زبانیں سیکھیں. ایسا کوئی سوال بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد 1908 میں وہاں تک تعلیم حاصل کی, اور 1914 میں, اب 1908 کے بعد وہاں پر پڑھتے رہے 6 سال میں. 1914 میں, یہ وہ سال ہے جہاں پر انہوں نے ڈگری حاصل کی. ٹھیک ہے, کہاں پر, جامعہ مصریہ سے ڈگری حاصل کی. تو پہلی ڈگری 1914 والی جامعہ مصریہ سے ہے, اگلی والی فرانس سے ہے جو ہم دیکھیں گے 1917 میں.
व मौदूउल उतरूहा, और इनका जो टॉपिक था वो था ज़िक्र अबिल अला। तो पहली PhD का जो थेसिस था वो किस मौजू पर था? वो था आपका ज़िक्र अबुल अला, जिसने भी काफ़ी शोर मचाया दुनिया में। ठीक है, इसी तरीके से किसी एक मेंबर पार्लियामेंट ने, आबाउल बरलिमान, किसी एक मेंबर पार्लियामेंट ने इन्हीं किताबों की वजह से, जैसे ज़िक्र अबिल अला है, इन पे ये कि दीन से निकल गए हैं, मुरूक मतलब खारिज हो गए, मुर्तद हो गए हैं, ज़ंदक़ा ये ज़िंदीक हो गए हैं और दीन हनीफ की मवादियात का इनकार कर रहे हैं, उसका इन पर तोहमत लगाई। और उसी साल 1914 में ही जब यहाँ पर PhD की डिग्री हासिल की, फ़ी आम 1914 में जामिया मिस्रिया ने इनको फ्रांस पढ़ने भेज दिया। कहाँ पढ़ने भेज दिया? मुम्बलिया यूनिवर्सिटी में फ्रांस पढ़ने भेज दिया। तो ये मुम्बलिया, ये भी याद रखना, इनका पैसेज आया था और मुम्बलिया का तस्करा आया था और बच्चे समझ नहीं पाए थे, क्योंकि पैसेज में आने के बाद UGC नेट में बहुत सारे बच्चे नजीब महफूज, कोई कुछ और लगा के आया था, कोई हयाती लगा के आया था। तो ये ताहा हुसैन के बारे में था मुम्बलिया, तो ये जगह का नाम है और वहीं की यूनिवर्सिटी में इन्होंने तालीम हासिल की है। ठीक है, तो वहाँ पर उलूम असरिया तालीम हासिल की। ठीक है, इसी तरीके से वहाँ की यूनिवर्सिटी में फ़्रेंच लैंग्वेज भी इन्होंने सीखी, इल्म नफ्स, तारीख़, हदीस, ये सब कुछ सीखा। वह बक़िया हुनाक हत्ता सना 1915, फिर उसके बाद वहाँ पर 1915 तक रहे, यानी कुल 3 महीने रहे और वापस आ गए, मिस्र वापस आ गए। लेकिन फिर उनको बहुत सारे हालात की वजह से दोबारा से फ़आद इला फ़रंसा मिन जदीद, दोबारा से इनको फ्रांस जाना पड़ा। ठीक है, दोबारा से इनको फ्रांस जाना पड़ा। यहाँ पर 1918 लिखा हुआ है कि इन्होंने 1918 में दूसरी PhD हासिल की, वहाँ से पढ़ के कौन से मौजू पर? अल-फ़लसफ़तुल इज्तिमाइया इंद इब्न खल्दून, अल-फ़लसफ़तुल इज्तिमाइया इंद इब्न खल्दून। 1918 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे जहाँ तक समझता है, हाँ 18 ही सही है, मैं ऊपर बोल रहा था 17, उसको निकाल देना प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, 1918 ही सही है, क्योंकि 17 में तो शायद शादी की है। ठीक है, 17 में तो शादी की है, जो नीचे दिया हुआ है 17 में। ठीक है, 1917 में इन्होंने शादी की है, 1918 में PhD की डिग्री। तो 14 और 18 ये अच्छे से याद कर लेना प्लीज़। वफ़ी दालिकल अय्याम, और इन्हीं सालों के दरमियान, यानी मैंने क्या बताया, 1917 में इन्होंने शादी की है। तज़व्वजा मिन सूज़ान बिरूसू यानी फ्रांस की हैं, फ्रेंच में रहती थी, लेकिन उनकी असल क्या है, नेशनलिटी क्या है, वो स्विट्ज़रलैंड की थी, लेकिन फ्रांसिया थी। तो असल में याद रखना फ्रांसिया। ठीक है, जैसे NIR होते हैं ना हमारे यहाँ, वो अमेरिकन ओरिजिनल। ठीक है, अमेरिकन इंडियन ओरिजिन इस तरीके से बोलते हैं, तो वही मतलब है। फ्रांसिया तो स्विसरिया, वो फ्रांस में रहती थी, लेकिन उनकी असल नेशनलिटी क्या है, वो स्विट्ज़रलैंड की है। ठीक है, तो उनसे शादी की 1917 में, जिन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की, चुनांचे फ़्रेंच, लैतीन, ये सारी ज़ुबानें भी सीखी। इसी तरीके से ये जो है बहुत सारी किताबें इनको पढ़ कर देती थी और इनको पढ़ने में, लिखवाने में बहुत ज़्यादा मदद करती थी। चुनांचे ये सिर्फ एक बीवी नहीं थी, बल्कि एक दोस्त की तरह थी, जिनके बारे में इन्होंने कहा है व मिम्मा क़ाल फ़ीहा अन्नहु, जिनके बारे में खुद ताहा हुसैन ने कहा, मुंदु अन समिअ सौतहा लम यारिफ क़ल्बुहु अल अलम। ठीक है, जब से मैंने इनकी आवाज़ सुनी है ना मेरे दिल में, क्योंकि अंधे थे, बस आवाज़ ही तो सुन सकते थे, तो जब से मैंने इनकी आवाज़ सुनी है कभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। वकान लिताहा हुसैन इस्नान मिनल अबना, और इनके 2 बेटे हैं, अमीना और मोनिस। उसके बाद यहाँ पर देखें, कान अल उस्ताद अल अव्वल। ठीक है, ताहा हुसैन के जो पहले उस्ताद से मोहम्मद जातुर रब थे, जो कि मकतब के उस्ताद से, मैंने बताया था। फिर उसके बाद लम्मा आदा हुसैन, जब ये जो है ताहा हुसैन वापस आए, कहाँ से? 1918 में PhD की दूसरी डिग्री हासिल लेकर आए, जिसका टॉपिक था फ़लसफ़तुल इज्तिमाइया इंद इब्न खल्दून। ठीक है, तो वो वाला। उसके बाद 1919 में ये कहाँ? मिस्र आ गए। चुनांचे तारीख़ के उस्ताद मुकर्रर हुए सबसे पहले। कौन सी तारीख़? यूनानी तारीख़, क्योंकि इसमें डिप्लोमा लेकर आए थे ये, वहाँ से फ्रांसी से यूनानी और रोमानी लैंग्वेज में डिप्लोमा करके आए थे। ठीक है, तो इसके वकाना जामियतन अहलिया, और उस वक्त जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। तो सबसे पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि जामिया मिस्रिया है, जिसमें पढ़ के गए थे, वहीं पर ये हिस्ट्री के टीचर हुए, यूनानी और रोमानी के हिस्ट्री के टीचर। फिर उसके बाद जब जामिया मिस्रिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बन गई 1925 में, तो इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, अय्यनत हुआ वज़ारतुल मारिफ, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इनको तारीख़ुल अदब अल अरबी का उस्ताद बना दिया वहाँ पर जामिया मिस्रिया में। कब? 1925 में। तो 1919 में तारीख़ के थे, फिर उसके बाद तारीख़ुल अदब अल अरबी के हो गए, फिर उसके बाद वहीं पर उसके अमीद भी हो गए, यानी डीन भी बना दिया गया इनको बहुत जल्दी। और ये कब की बात है? 1928 की बात है, यानी डीन कब बनाया? 3 साल के बाद। 25 में उस्ताद बने और 3 साल के बाद इनको डीन बना दिया गया। लेकिन इन्होंने डीनशिप को एक ही दिन में छोड़ दिया। इतक़द्दम इस्तिक़ालतहु मिन हाज़िल मनसिब, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था इनको, अदबी, मानवी, यानी और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने जिक्र नहीं की हैं, उस प्रेशर की वजह से इन्होंने सिर्फ एक ही दिन में डीनशिप को ख़त्म कर दिया। वफ़ी आम 1930, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा 1930 में कहा गया कि आप भाई डीन बन जाएं।
دین بن جائے، دین بنے بھی، لیکن ہاں بلکہ دین نہیں بنے، ولیکن وہ بسبب منح الجامعہ، لیکن انہوں نے دین شپ کو دوبارہ بھی منع کر دیا، پہلی بار بنے پھر چھوڑ دیا، اس بار قبول ہی نہیں کیا، رفض طه حسین هذا العمل، اس کو چھوڑ ہی دیا، کیونکہ انہوں نے آنریری ڈاکٹریٹ دیا تھا، جامعہ مصریہ نے آنریری ڈاکٹریٹ دیے تھے بہت ساری شخصیات کو، جیسے عبدالعزیز فہمی کو، توفیق رفعت کو، علی ماہر باشا کو، اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد ایجوکیشن منسٹری سے کیا اعلان آیا کہ اب بھائی صاحب تم یہاں آ جاؤ، پھر وزارت المعارف میں آ جاؤ، جب یہ سب نہیں کر رہے ہو وزارت المعارف میں آ جاؤ، تو وہاں بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، وزارت معارف میں بھی کام کرنا انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن رفض العمید تسلم منصبہ الجدید، تو وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا، فاضطر الحکومہ الی احالۃ الی التقاعد، تو اب کرنا پڑا کہ اب بھائی آپ ریٹائر ہی ہو جاؤ، کیا کرو گے جب کوئی کام کرنا نہیں چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریٹائر تو ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی ریٹائرمنٹ واپس بھی لے لیتے ہیں نا، واپس آ جاتے ہیں، جیسے افریدی وغیرہ کا ادوار واپس آیا، اور بھی چیزوں میں ریٹائرمنٹ واپس لی جاتی ہے۔ علی اثر تحویل طه حسین، تو طه حسین اس کے بعد جو ہے جب ریٹائر ہو گئے تو یہ صحافت میں کام کرنے لگے، چنانچہ صحافت میں سب سے بڑا نام جو ہے کوکب الشرق میں انہوں نے کام کیا، التی کانا یصدرها حافظ اوز، جس کو حافظ اوز جو ہے نکالتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں کام کیا، کوکب الشرق میں، یہ نام یاد رکھیں گے۔ اسی طریقے سے جریدۃ الوادی میں اس بار میں کام کیا، تو پہلے ٹیچنگ میں لگے 1919 تک، 1932 سے چھوڑا، پھر اس کے بعد یہاں تک کام کیا 2 سال، 1934 تک 2 سال 2 مجلوں میں کام کیا، 2 سال 2 مجلوں میں کام کیا، اب اس کو بھی چھوڑ دیا، یہ بھی اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وفی العام نفسہ ہی 1934 میں پھر سے جامعہ مصریہ گئے، کب؟ ایز اے استاذ، پھر سے اب دوبارہ ریٹائرمنٹ ختم ہو رہی، 2 سال کا ریٹائرمنٹ تھا جس میں انہوں نے کوکب الشرق وغیرہ میں کام کیا، لیکن پھر سے واپس آ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1936 سے یہ اب جو ہے کلیت الآرٹس فیکلٹی کے ڈین بھی بن گئے، اب جو ہے 1934 میں ٹیچر مقرر ہوئے، 2 سال بعد آرٹس فیکلٹی کے ڈین بھی بن گئے، وہ بسبب خلافت حکومت محمد محمود۔ تو 1936 کے بعد دیکھیں، 1936 کے بعد 1942 میں ڈین کو پھر سے چھوڑ دیا، تو یہ 6 سال رہے اس بار، 1936 سے 6 سال رہے اس بار، کسی بھی وجہ سے چھوڑا وہ چھوڑو، ہمیں بس اتنا یاد رکھنا، پھر سے چھوڑ دیا۔ 1936 میں ڈین شپ پھر سے بنے تھے اور 42 میں پھر سے چھوڑ دیا، لیکن ہاں وہاں پر پڑھاتے رہے، اور کیوں چھوڑا اب کی وہ بھی مسئلہ تھا، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ جو نئی یونیورسٹی بنی تھی جامعۃ الاسکندریہ، اس کا وائس چانسلر ان کو بنا دیا گیا، تو اب چھوٹا ہوتا تو چھوڑنا ہی پڑے گا، تو اس کا وائس چانسلر بنا دیا گیا، اور اسی طریقے سے اور بھی کام ان کو دے دیا گیا، یہ چانسلر بن گئے، یا اسی طریقے سے کنسلٹینٹ بن گئے وزارت المعارف کے، تو ایک اور عہدہ مل گیا، اسی طریقے سے وزارت الثقافہ میں مراقب بھی بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 1942 تک کی بات ہے کہ 1942 میں انہوں نے وہ چھوڑ دیا ڈین شپ کو، ڈین کا عہدہ چھوڑ دیا، اور یہاں پر جامعۃ الاسکندریہ کے وائس چانسلر بن گئے، یہ بھی عہدہ مل گیا ان کو وزارت المعارف میں، اور وزارت الثقافہ میں ان کو یہ بھی بنا دیا گیا۔ وفی عام 1944، اور 1944 میں انہوں نے جامعہ کو چھوڑ دیا اور یہ ریٹائر ہو گئے، جامعہ کو چھوڑ دیا اور ریٹائر ہو گئے، کون سی؟ جامعہ مصریہ کو، وفی عام 1950۔ اب پھر سے کہہ رہے ہیں، جب جو 1950 میں جب کی جو حکومت تھی اس وقت حزب وفد کی تھی، حزب وفد کی، یاد رکھنا، حزب وفد کی جو حکومت تھی، تب ان کو وزیر المعارف بنایا گیا، تب ایجوکیشن منسٹر بنے یہ، کتنے؟ 2 سال کے لیے، وبقیہ فی ھذا المنصب حتی عام 1952 تک یہ جو ہے اس کے ایجوکیشن منسٹر رہے، 1950 سے 1952 تک یہ اس کے ایجوکیشن منسٹر رہے، ٹھیک ہے، یہ اچھے سے یاد رکھنا۔ اور اسی درمیان میں ان کو باشویہ کا لقب دیا گیا، باشا ہوتا نا، باشا، بک ملتا، بک کا لقب جو ہم نے دیکھا تھا حافظ ابراہیم کو 1911 میں، جو آگے دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے احمد شائب کو 1951 میں ملا، 1951 میں، ہاں ان کو بھی 1951 میں باشا کا لقب مل رہا ہے، کس کا؟ باشا کا لقب مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد عامل رئیساً، انہوں نے مجمع اللغہ العربیہ کے ایز اے پریسیڈنٹ کے طور پہ بھی کام کیا ہے، جیسے شوقی زیب بھی تھے نا مجمع اللغہ العربیہ کے رئیس، پریسیڈنٹ، ہیڈ، تو انہوں نے بھی اس طرح کا کام کیا، اور بھی جو مجامع دولیا ہیں، جو اور دوسری جگہوں کی لینگویج اکیڈمی ہیں، ان کے ممبرشپ کے طور پہ بھی کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وفی عام 1959، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سے یہ طه حسین 1959 میں واپس آئے، ٹھیک ہے۔ کما عاد الی الصحافہ، اسی طریقے سے صحافت میں بھی پھر سے واپس آئے، جہاں پر انہوں نے جریدۃ الجمہوریہ کے اندر کام کیا۔ تو 3 جریدوں کے نام ہو گئے، ایک کوکب الشرق کا نام ہو گیا جو کہ حافظ اوب کا تھا، پھر اس کے بعد امتیاز والا وادی، جریدۃ الوادی ایسا کچھ نام تھا، پھر جمہوریہ، تو 3 مجلوں میں کام کیا، باقی میں پوری آپ کو ڈیٹیل بتا ہی رہا ہوں۔ اور ایک اور ڈیٹ یاد رکھیں کہ 1955 میں یہ جو ہے حج ادا کرنے گئے تھے، جہاں پر انہوں نے کافی تعریف کی تھی طه حسین نے، اور یہ وہاں پر کتنے دن رہے تھے؟ 19 دن رہے تھے، کتنے؟ 19 دن رہے تھے، اور اس رحلت کا ان کی زندگی پر کافی اثر رہا ہے۔ طه حسین خود بیان کرتے ہیں
اس زیارت نے جو ہے اس سفر نے اس وزٹ نے میری زندگی پر کافی اثر چھوڑے ہیں، جس میں وہ پھر اس کے بعد وہ حجاز وغیرہ کی مکہ وغیرہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد 1926 میں طٰہٰ حسین نے ایک کتاب لکھی فی الشعر الجاہلی، فی الشعر الجاہلی انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں ڈیکارٹ جو بھی ہوگا، ڈیکارٹ یاد کر لینا ایسے اردو عربی میں، ڈیکارٹ کے جو اساس تھے، جو فاؤنڈیشن تھی، ان پر عمل کیا، اس کی جو مفاہیم تھے، اس کی جو خلاصے تھے، اس کے جو نتائج تھے، ان کو اپنی کتابوں میں ڈال کے کہا ان الشعر منحول، کو جو شعر جاہلی ہے وہ منحول ہے، مطلب کیا، کتب بعد الاسلام، یہ شعر تو اسلام کے بعد لکھا گیا ہے اور اس کی بس نسبت کر دی گئی ہے شعراء جاہلین کی طرف، جاہلی شعراء کی طرف۔ کتنی غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب کا اگلی سال جب چھپی، پہلی چھپی کب، فی الشعر الجاہلی، اور خود کہتے ہیں مجھے پتہ تھا کہ یہ کتاب کچھ نہ کچھ کرے گی۔ پھر 1927 میں اس کا نام بدل دیا، کس نام سے، فی الادب الجاہلی۔ تو یہ دو کتابیں جو ہیں الگ الگ نہیں ہیں، ہم فی الشعر الجاہلی فی الادب الجاہلی پڑھتے ہیں، بس اپنا ذہن میں رکھنا۔ جب پہلی بار چھپی تھی اصل نام تھا فی الشعر الجاہلی، پھر اس کے بعد اس کو بدل کے فی الادب الجاہلی کر دیا گیا، جس کتاب میں انہوں نے ان 4 مقاطع کو ختم کر دیا جن پر اختلاف اٹھایا گیا تھا، کب، 1927 میں پہلی بار، دوسری بار چھپی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طٰہٰ حسین پر اور بھی تنقید کی گئی ہیں، جیسے کہ یہ اوروپا کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک تنقید کیا ہے کہ اوروپا کی طرف دعوت دیتے ہیں، بالکل انہوں نے اوروپا کی طرف دعوت دی ہے کہ اوروپا کی طرف آؤ۔ اسی طریقے سے ان پہ یہ بھی اعتماد، ان پر یہ بھی نقد کیا گیا ہے، اخذ علیہ، ان پر یہ بھی نقد کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے ہی نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ طٰہٰ حسین۔ ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام جو 2 نبی ہیں، ان کے وجود پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ آپ بات کریں کہ وہ حجاز آئے، پھر یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے، جس میں وہ ڈیکارٹی کا منہج کو اختیار کرتے ہیں، جس کا رد میں پھر مصطفیٰ صادق الرافعی نے کتاب لکھی، اپنی ایک کتاب تحت رایۃ القرآن، وہی شعر جاہلی پہ رد میں لکھی۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ صادق الرافعی نے بین القدیم والجدید بھی لکھی، جس میں انہوں نے رد کیا طٰہٰ حسین کی کتاب مستقبل الثقافہ فی مصر کا۔ تو مصطفیٰ صادق الرافعی نے 2 کتابیں لکھی، نمبر 1 تحت رایۃ القرآن جو کہ شعر الجاہلی کے رد میں تھی، دوسری کتاب لکھی بین القدیم والجدید جو کہ طٰہٰ حسین کی کتاب مستقبل الثقافہ فی مصر کے رد میں تھی۔ اسی طریقے سے ابراہیم عودھ نے بھی ایک کتاب لکھی جس میں جو ہے نقاد اور مورخین کے اقوال جمع کیے ہیں، جس کا نام ہے معرکۃ الشعر الجاہلی بین الرافعی و طٰہٰ حسین۔ اسی طریقے سے سید قطب نے بھی ایک کتاب لکھی، رد کیا نقد و کتاب مستقبل الثقافہ فی مصر لطٰہٰ حسین، یعنی مستقبل الثقافہ فی مصر کا نقد جو ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی لوگوں نے رد کیا ہے، جیسے انور الجندی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب محاکمۃ فکر طٰہٰ حسین، ٹھیک ہے، تو رد بھی کافی کیا ہے۔ چنانچہ اب دیکھتے ہیں ان کا کیا ہے، ایک مسیحی اور اسلامی کلچر کانفرنس کر کے ایک ہوئی تھی فلورنسا میں، اٹلی میں 1960 میں، تو انہوں نے مصر کو وہاں ریپرزینٹ کیا تھا، نمبر 1 بات۔ دوسری بات، 1960 میں ان کو جائزہ دولت تقدیریہ ملا۔ نمبر 3، انتخب عضوا فی المجلس الہندی المصری الثقافی، چنانچہ جو مجلس ہندی المصری الثقافی تھی اس کے ممبر بنے۔ اسی طریقے سے دراسات عربیہ علیہ کے مشرف تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم یاد رکھیں گے۔ اسی طریقے سے تقریباً 2 مرتبہ نوبل پرائز کے لیے ان کو منتخب کیا گیا تھا، ان کو نومینیٹ کیا گیا تھا مصری حکومت کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 1964 میں جو ہے انہیں جامعۃ الجزائر سے آنریری ڈاکٹریٹ ملا، پھر جامعۃ اٹالیہ سے ان کو 1965 میں آنریری ڈاکٹریٹ ملا، پھر اس کے بعد 1965 میں ہی قلادۃ النیل ملا، یہاں تک کہ 1965 میں یہ جو ہے مجمع اللغہ العربیہ کے رئیس بھی بنے، وہ یاد رکھنا کب بنے، 1965 میں۔ پھر اس کے بعد 1968 میں جو ہے جامعۃ میڈرڈ جو ہے، شاید اسپین کی راجدھانی میڈرڈ کیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ان کو آنریری ڈاکٹر ملا۔ اور اسی طریقے سے 1971 میں جو ہے جو تمام عربک اکیڈمی ہیں، لینگویج اکیڈمی، ان کا جو یونین کمیٹی، اس کے پریسیڈنٹ بھی بنے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر سے ان کو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کیا گیا۔ اسی طریقے سے منظمۃ اليونسکو الدولیہ نے ان کے لیے ایک جو ہے، ٹھیک ہے، اوروگوائے میں ایک حفل تکریم، ان کی عزت کے لیے ایک محفل کا انتظام کیا۔ اسی طریقے سے وزیر التربیہ و تعلیم بھی مصر میں بنے، ٹھیک ہے۔ طٰہٰ حسین 1973 میں ان کی وفات ہوئی ہے، کب، 1973 میں۔ اور عباس محمود العقاد نے ان کے بارے میں کہا ہے، رجل جریء العقل مفتون علی المناجزہ والتحدی، چنانچہ یہ بہادر ہیں، عقل ان کی بہت بہادر ہے، چنانچہ یہ مناجزہ یعنی مقابلہ کرنے اور اسی طریقے سے چیلنج کرنے، اس طرح کی فطرت ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ ان کی کچھ کتابیں ہیں، یہ تمام کی تمام کتابیں میں اہم لے کے آیا ہوں، باقی میں نے سب چھوڑ دی ہیں۔ جو فکری کتابیں ہیں ان کی، علی ہامش السیرہ الشیخان میں ابو بکر عمر مراد ہیں، الفتنۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے، عثمان الفتنۃ الکبریٰ، علی بنو، یہ سب تاریخی کتابیں ہیں۔ مستقبل الثقافہ بھی مصر، مشہور کتاب، میراث الاسلام جو ہے
फ़लसफ़त इब्न ख़ालिदून अल-इज्तिमाइया वही दूसरी PhD है, निज़ामुल इस्नैन है, हादीसुल मसाह है, ग़राबील है, ठीक है। इसी तरीके से इनकी जो नक़दी किताबें हैं वो नक़दी किताबें फ़ी शेरिल जाहिली फ़िल अदबिल जाहिली, ये दोनों अलग अलग किताबें नहीं हैं बल्कि एक ही किताबें हैं। वो हमने बताया था पूरा उसका सीन क्या है। फ़ुसूल फ़िल अदबी व नक़दी हदीसुल अरबआ जो है मशहूर किताब, हाफ़िज़ व शौक़ी, ये याद रखना बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना जो शौक़ी, ठीक है, सौत अबिल अला है, मा अबिल अला फ़ी सिजनी है, तजदीद ज़िक्र अबिल अला है, माल मुतनब्बी है, ठीक है, माल मुतनब्बी माल अबिल अला, मा अबिल अला, ये अच्छे से याद रखना। मिन हदीस अश-शअरी व नसर इनकी किताब है। इसी तरीके से मिन अदबिल मुआसिर अलवान क़ादतुल फ़िक्र, ये किताबें इनकी हैं। और इसी तरीके से कुतुबुहु अल-इथराइया, इसका मतलब है कुतुबुहु अल-अदबिया, मतलब वो किताबें जिससे इन्होंने अरबी अदब को मालदार बनाया है। तो वो कौन सी? अल-मुअद्दबून फ़िल अर्ज़ है, अल-अय्याम है जो कि सीरा ज़ातिया इनकी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। अल-अय्याम को अच्छे से याद करना। अहलाम शहरज़ाद है, अदीब है, रहलतुर रबी है, अय्यामुल उमर है, ठीक है, जो कि रसाइल हैं तहा हुसैन और तौफ़ीक़ अल हकीम के दरमियान, ये याद रखना। अय्यामुल उमर आ सकता है। दुआउल क़िरवान है, ठीक है, जबकि हदियतुल क़ुरबान दीवान है वो किसका? वो आपका है अब्बास महमूद अल-अक़्क़ाद को, जो आगे हम पढ़ेंगे। शजरतुल बुऊस इनकी किताब है। अल-हुब्ब अद-दाइ इनकी किताब है, ठीक है। इसी तरीके से अल-वअदुल हक़ इनकी किताब है। फ़िस्सैफ़ है, बैन बैन है, अहादीस है। जन्नतुल हयवान मशहूर किताब है। जन्नतुल हयवान, जन्नतुल शौक़, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। जन्नतुल हयवान और जन्नतुल शौक़ मावरा अन्नहर मिन बईद, अच्छी किताब है ये। मिन बईद सौत व बारिश, इसको अच्छे से याद रखेंगे। मन हुनाक या मिन हुनाक, ये भी एक इनकी किताब है, ठीक है। तो ये हुआ तहा हुसैन के बारे में, और उम्मीद करूँगा कि आप जो है इनकी किताबों को भी आप अच्छे से याद करेंगे। फिर उसके बाद जो है अब हम अब्बास महमूद अल-अक़्क़ाद के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। अब्बास महमूद अल-अक़्क़ाद पूरा नाम याद रखेंगे। अदीब, मुफ़क्किर, शायर मिस्री, मिन रुवाद मदरसत दीवान। इनको मैंने कहा था अमलाकुल अदबिल अरबी कहा जाता है, क्योंकि हर फ़न में भाई साहब ने काम किया है। हर फ़न में, शेर में भी सेम हालत है, नसर में भी सेम हालत है, मतलब टॉप मकाम पे हैं। अदीब हैं, मुफ़क्किर हैं, शायर हैं, मिस्री शायर हैं। इसी तरीके से मदरसत दीवान के रुवात में से हैं, जिन्होंने मदरसत दीवान की तासीस की है, ये मुअस्सिसीन में से हैं। इसी तरीके से इनके जो कुछ अलक़ाब हैं वो याद रखेंगे। साहिबुल अब्करियात, क्योंकि इनकी किताबें हैं अब्करी के नाम से, उस वजह से, जैसे अब्करी तो मोहम्मद, अब्करी तो फ़लाँ, क्योंकि अब्करिया मतलब होता है द लीजेंड। तो इस तरीके से इन्होंने लोगों की ग्राफ़ीज़ लिखी हैं, बायोग्राफ़ीज़ लिखी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साहिबुल यौमियात हैं, क्योंकि यौमियात करके भी ऐसी किताबें लिखी हैं। साहिबुद दवाबीन अल अशरा हैं, इनके 10 दीवान हैं। इसी तरीके से इनकी किताब है मुअल्लिफ़ किताब अना, सीरा ज़ातिया, इनकी किताब भी काफ़ी मशहूर है। अब्बास महमूद अल-अक़्क़ाद अदीब मुफ़क्किर व सहफ़ी व शायर व मिस्री, तो अदीब भी हैं, मुफ़क्किर भी हैं, सहफ़ी भी हैं, यानी जर्नलिस्ट भी हैं, और मिस्री शायर भी हैं। कहाँ पर पैदा हुए? असवान में। यही मैं कहता हूँ, असवान, इनके अलावा कहीं पर नाम नहीं आता है। तो ये जगह का नाम याद रखें इनकी। असवान में कब पैदा हुए? 1889 में। वह हुआ उज़्व साबिक़ुन फ़ी मजलिस नवाब अल-मिस्री, ये मजलिस नवाब अल-मिस्री में जो है मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे, ये याद रखें, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे मजलिस से, ठीक है, वहाँ के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे। इसी तरीके से मजमा लोकल अरबिया के मेंबर भी थे, ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे अजीब अजीब हालात आए, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी इंतजात, इनकी राइटिंग नहीं रुकी, ठीक है, बल्कि 20वीं सदी के मिस्र में 20वीं सदी के अहम कुत्ताब में से ये समझे जाते हैं। चुनांचे सहाफ़त में भी मशहूर हुए, हर मैदान में जिसमें भी इन्होंने लिखा है उसमें मशहूर हुए हैं। फ़क़त कान यक्तुब शेरन व नसरन अला सवा, एक लेवल का शेर और नसर लिखते थे और बराबर लिखते थे, नहीं कोई कम कोई ज़्यादा। चुनांचे इनके जो मौज़ूआत हैं वो तारीख़ है, इंसानी है, फ़लसफ़ा है, अदब है, इल्मुल इज्तिमा है। चुनांचे अक़्क़ाद असवान में पैदा हुए, कब? 1889 में। 1889 वालों में से ये। मिन अबिन मिस्रियन, किससे? मिस्री बाप हैं इनके। व उम्मिन मिन उसूलिन कुर्दियतिन, और उम्मिन कुर्दियतिन यानी माँ इनकी कुर्दी हैं। इक़्तसरत दिरासतुहु अलल मरहलतिल इब्तिदाइया फ़क़त, चुनांचे बहुत सारे मदारिस वहाँ पर आसवान में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से सिर्फ ये प्राइमरी एजुकेशन ही, फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ इनकी प्राइमरी हुई है। फिर उसके बाद इनकी और तालीम नहीं हुई है। कमा अन्ना मवारिद उसरतहुल महदूदा, इसी तरीके से गरीबी की वजह से इतने वसाइल नहीं थे इनके ख़ानदान में, घर में। लम ततमक्कन मिन इरसालिही इलल काहिरा, तो काहिरा ये पढ़ने नहीं जा सके, ठीक है। चुनांचे जो अब तालीम इन्होंने हासिल किया, हम देख रहे हैं इतने बड़े हैं। वह अतमद अल-अक़्क़ाद फ़क़त अला ज़काइल हाद व सब्रिही अला तअल्लुम वल मारिफ़ा, चुनांचे जो है अपनी खूब ज़्यादा जहानत की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई इंटेलिजेंसी की वजह से इतना कुछ इल्म हासिल कर पाए हैं, यहाँ तक कि एक इंसाइक्लोपीडिया बन गए हैं कि इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये सिर्फ हम उलूम अरबिया की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गरबी उलूम में भी ये इंग्लिश भी बहुत अच्छी जानते थे। हैसु अत्क़न लुग़ा अल-इंजलीज़िया, इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत अच्छी जानते थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग टहलने वाले आते थे अक्सर में और इसी तरीके से असवान में, तो वहाँ पर ये लोगों से मेल जोल करते थे और वो ज़ुबानें इन्होंने
सीख लिया। हम भी दिल्ली रहते हैं, लेकिन दिल्ली के फॉरेनर्स जब आते हैं टहलने के लिए हम कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। फ़बादमा जा इलल काहिरा, ये सवाल आ चुका है कहीं पर, 14 साल की उम्र में जब ये काहिरा आए, कब? 14 साल की उम्र में। व आमिल फ़ी सहाफ़ा, तो इन्होंने सहाफ़त में काम किया। व ततलम्मद अला यदिल मुफ़क्किर व शायर, चुनांचे इन्होंने शागिर्दगी इख्तियार की, इन्होंने तालीम हासिल की। किससे? उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मोहम्मद से। सिर्फ 14 साल की उम्र में सहाफ़त में भी काम किया, ठीक है, जो कि उस वक्त उसूलुद्दीन जामिअतुल काहिरा के खिर्रीज थे। इसी तरीके से इन्होंने 1920 में, कब? 1921 में, बल्कि 1921 में इन्होंने इब्राहिम माज़नी, अब्दुर्रहमान शकरी के साथ मदरसत दीवान की बुनियाद डाली। किसकी? मदरसत दीवान की बुनियाद डाली। बाकी इस मदरसे के बारे में हम यूनिट 8 में आप वीडियो देख लीजिएगा। वामिल अल-अक्काद बिमस्नअ अल-हरीर, इसी तरीके से ये भी याद रखना, इन्होंने रेशम की फैक्ट्री में भी काम किया मदीनत दुमियात में। कहाँ पर? मदीनत दुमियात में। इसी तरीके से इन्होंने रेलवेज़ में भी काम किया, सिकक अल हदीदिया रेलवेज़ में भी नाम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की थी, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन इनके पास थी। लेकिन उस वक्त में ये काम करते थे मूलान बिलक़िराअत फ़ी मुख्तलिफ़िल मजालात, हर मैदान की किताबें ये पढ़ते थे, हर मैदान की किताबें ये पढ़ते थे। चुनांचे अपनी अदबी ज़िंदगी में जो है ये इनके बहुत सारे मबाहिस, बहुत सारे इख्तलाफात हुए हैं, फ़िक्री और अदबी इख्तलाफात। चुनांचे किसके साथ? अहमद शौक़ी के साथ, ताहा हुसैन के साथ, ज़की मुबारक, अदी मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई, डॉक्टर इराक़ी मुस्तफ़ा जवाद, डॉक्टर आयशा अब्दुर्रहमान बिन्त शाती। इसी तरीके से ख़ुद अपने मदरसे के जो बंदे हैं अब्दुर्रहमान शकरी, उनसे भी इनका इख्तलाफ हो गया था। इनके अपने वाले, अपने मदरसे के जो बंदे, मदरसे दीवान में 3 लोग हैं, शकरी, माज़नी और ये। चुनांचे इन्होंने अपनी किताब में इस दीवान में ही, जो माज़नी के साथ इन्होंने दीवान लिखा है, जो दीवान के नाम से मशहूर है और उसी की वजह से इनके मदरसे का नाम दीवान भी पड़ा है, इसमें इन्होंने शौक़ी पर, इसी तरीके से, ठीक है, मनफलूती पर, और इसी तरीके से मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई पर, और इसी तरीके से शुक्री पर भी इन्होंने हमला किया है, और शुक्री पर भी इन्होंने खुल के लिखा है। तो फ़ी अल-अक्काद फ़िल काहिरा, अक्काद की वफ़ात जो हुई है काहिरा में हुई, कब? 1964 में। इसी तरीके से वलम यतज़व्वज अबदा, इन्होंने कभी शादी नहीं की है, इन्होंने कभी शादी नहीं की है। साथ में बाद में इश्तग़ल अक्कादु बिवज़ाइफ़ हुकूमिय्या कसीरतन, इसी तरीके से बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में भी ये लगे हैं। चुनांचे मुदीरियात में भी लगे, टेलीग्राफ में भी लगे, इसी तरीके से रेलवेज़ में भी लगे, दीवानुल औक़ाफ़ में भी लगे, 4 जगह गवर्नमेंट जॉब में रहे। लेकिन एक के बाद ये इस्तीफ़ा देते रहे, जॉबों को छोड़ते रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब को जो है गुलामी समझते थे। कहते थे अल इस्तिख़दाम रिक़्क़ुल क़र्निल 20, जो ये गवर्नमेंट जॉब है ना, इस्तिख़दाम, खिदमत करना, सर्विस, सोशल सर्विस जो है, ठीक है, जो सर्विस IAS बनने की हम सोचते हैं, UPSC वगैरह सब, तो कह रहे हैं ये गवर्नमेंट जॉब जो है ये 20वीं सदी की ग़ुलामी है। ये इन्होंने एक मकाला लिखा था, कब? 1907 में। ये मकाला पहला मकाला, ये याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद सहाफ़त में भी अमल किया। जब सहाफ़त में काम किया, बादन आमिल सहाफ़त सारा मिन किबार मुदाफ़िईन, चुनांचे बड़े उन लोगों में से हो गए। सिर्फ सहाफ़त, नाम को सहाफ़त नहीं की, बल्कि हक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले, वतन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वाले हो गए। चुनांचे बहुत गरम इशूज़ में इन्होंने हाथ डाला, जो गवर्नमेंट के साथ कह सकते हैं कसर मुल्की, जिसकी वजह से इनकी शोहरत हो गई। चुनांचे ये जो है उन्तुख़िबा उदवन फ़ी मजलिस नवाब, इनको मेंबर पार्लियामेंट बना दिया गया, और उसके बाद जो है इनको 9 महीने के लिए इनको कैद में भी डाला गया। कब? 1930 में। बिल्कुल, मेंबर पार्लियामेंट 1929 में बने, और 1930 में जो है इनको उसमें डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इन पर यह ऐब लगाया गया, बितोहमतिल ऐब फ़ी ज़ातिल मिल्किय्या, इन पर यह तोहमत लगाई गई कि इन्होंने जो बादशाह है, जो अमीर है, जो खदियू है, उस पर ऐब जोई की है, ठीक है, उसको बुरा भला कहा है। फ़हीनमा, फिर उसके बाद दूसरा मसला क्या है, दूसरा नंबर का, फ़हीनमा अरादल मलिक फ़ुआद इस्क़ात, जब बादशाह फ़ुआद ने ये इरादा किया कि हम कानून से 2 इबारतों को हटा देंगे। 2 इबारतें क्या हैं कि अला अन्नल उम्मत मस्दरुस सुल्तान, कि असल अथॉरिटी और पावर जो है वो कौम के पास है, वो उम्मत के पास है। इसी तरीके से वजारत जो है, जो कैबिनेट है, वो पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदार है, ठीक है, पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदार है। ये 2 दस्तूर से ये 2 चीज़ें हटाने की कोशिश की, तो अक्काद ने अपनी आवाज़ उठाई, और वहाँ पर इन्होंने कहा था पार्लियामेंट में, इन्नल उम्मत अला इस्तेदादिन लिअन तस्तहिक अकबर रासिन फिल बिलाद, कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा है ना, मतलब बादशाह का अगर सर भी कलम करना पड़े, ठीक है, जो दस्तूर में खयानत कर रहा है और उसकी हिफाजत नहीं कर रहा है, तो हम उसके सर को भी कलम से, उसके सर को भी तन से जुदा कर देंगे, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी
जो मलिक फुआद है बादशाह, वो यहाँ का सबसे बड़ा है। इसी तरीके से हिटलर बाजी जब कर रहा था हिटलर, तो उसके ख़िलाफ़ भी गए थे, जिसकी वजह से हत्ता तख़व्वफ़ अल-अक़्क़ाद मिन इक़ाब ज़ईम अन्नाज़ी, एडोल्फ हिटलर की वजह से ये डर के भाग भी गए थे। कब? सूडान की तरफ 1943 में। और जब तक ये ख़त्म नहीं हो गई थी फिर ये वापस नहीं आए थे, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हो गई थी ये वापस नहीं आए थे। इसी तरीके से इनको बहुत सारा इल्म है, ठीक है। इन्होंने चुनांचे इस्लाम का भी दिफा किया है बहुत सारी किताबों में। एक किताब लिखी है अल्लाह, इसी तरीके से हक़ाइक़ुल इस्लाम व बातिल ख़ुसूम ही एक किताब लिखी है, ठीक है। और इन्होंने औरत के ताल्लुक़ से भी लिखा है, चुनांचे बहुत फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में इन्होंने औरत की फ़ितरत, औरत की तबीयत के बारे में बयान किया है। और इसी तरीके से अरबी ज़ुबान में भी इनकी काफ़ी इसहामात हैं, ठीक है। चुनांचे इनका पहला दीवान, ये किताबों के बारे में, इनका पहला दीवान 1916 में किस नाम से छपा है? यक़ज़तुस सबाह। अभी हमने क्या पढ़ा था? इनके कितने दवाबीन हैं? कतब अल-अक़्क़ात फ़ी हयातिही अशरत दवाबीन, इनके 10 दवाबीन हैं। तो इनका पहला दीवान यक़ज़तुस सबाह 1916 में, ठीक है, जब इनकी कुल 27 साल की उम्र थी। यहाँ पर दीवान को याद करें, बाद में तारीख़ याद कर लीजिएगा, या तारीख़ करके या इन दवाबीन को लिख के आप तारीख़ याद कर लीजिएगा। चुनांचे इन्होंने अपने एक दीवान के मुक़द्दिमे में लिखा है कि 9 दीवानों के नाम लिखे हैं, जिसमें यक़ज़तुस सुबह, वाजुज़ ज़हीरा, अशबाहुल असील, अशजानुल लैल, वहलुल अरबईन। ये दीवान पक्के में अल्लाह प्लीज़ या सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। डेट के साथ प्लीज़ सबको याद कर लीजिएगा। डेट के साथ हदियतुल करवान है, आबिरुस सबील है, आसिर मगरिब है, बादल आसिर है, फिर उसके बाद इनका आखिरी दीवान है मा बादल बाद। ये मा बादल बाद हो गया ना, यहाँ पर भी बादल आसिर हो गया। अभी हम एक किताब पढ़ के आ रहे हैं मिन बईद, ये किसकी है? ताहा हुसैन की। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होते हैं, बल्कि इनसे और अच्छा याद कर लेते हैं कि यहाँ पर बादल आसिर किसकी? अक्काद की। मा बादल बाद किसकी है? ये भी अक्काद की है, वो भी दीवान है। लेकिन मिन बईद जो है वो ताहा हुसैन की है, ठीक है। फ़ी आम 1934 में अक्काद ने एक नज़म लिखी नशीदुल अलम करके, जो कि रेडियो वगैरह में वहाँ पर नशर की गई। और इसी तरीके से 2014 में एक किताब जारी हुई जिसका नाम था अल-मजहूल वल मनसी मिन शेर अल-अक्काद, जिसमें यह था कि अक्काद के जो कसाइद नशर नहीं हुए हैं उन कसाइद को उसमें जमा कर दिया गया था बाहिस मोहम्मद महमूद हमदान के ज़रिया, ठीक है, जो कि अक्काद के असातिज़ा टीचर्स में से हैं, बल्कि शागिर्दान में से हैं, ठीक है। 1934 में इनकी भी इज़्ज़त के लिए एक मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें ताहा हुसैन ने अपनी बात पेश की। तो नानचे वहाँ पर ताहा हुसैन ने कहा था, तसअलूनी, तुम मुझसे पूछते हो, लिमादा उमिनु बिल अक्काद फ़ी शेर हदीस, शेर हदीस में सिर्फ़ और सिर्फ मैं अक्काद को ही क्यों मानता हूँ? तो कह रहे हैं वो छोटा सा जवाब है, छोटा सा जवाब है, जिसमें बहुत सारों में से ये भी कहा, हीना अस्माउ इला शेर अक्काद, जब मैं अक्काद के शेर को सुनता हूँ, ठीक है, किस अक्काद के शेर को मैं सुनता हूँ, किसमें? मिस्री ज़िंदगी हदीस को, ठीक है, मिस्री जो मॉडर्न लाइफ है उसको मैं सुनता हूँ अक्काद की शेर में। इसी तरीके से मुस्तक़बिल के बारे में मुझे देखने को मिलता है अक्काद के शेर में, यानी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सुम्मा क़ाला ताहा हुसैन, फिर उसके बाद ताहा हुसैन ने कहा अपने खिताब के निहायत में, दऊ लिवा अश्शअ फ़ी यदिल अक्काद, जो शेर का जो झंडा है ना अक्काद के हाथ में रख दो। वक़ूल लिल उदबा व शुअरा, और उदबा और शुअरा से कहो, अस्रिउ वस्तज़िल्लु बिहाज़ल लिवा, चलो चलो और इस झंडे के नीचे आ जाओ। फ़क़द रफ़अहु लकुम साहिबु, तो तुम्हारे भाई ने इसको उठा रखा है, मतलब अब अक्काद लेकर चलेगा इस झंडे को और कभी गिरने नहीं देगा। ये हैसियत अक्काद की। बहुत सारी किताबें इनकी, मैं किताब को यहाँ बयान करता रहूँगा। चुनांचे इनकी पहली किताब है खुलासतुल यौमिया व शुज़ूर, ये पहली किताब है। पहला मकाला क्या था? अल-इस्तिख़दाम रिक़्क़ुल क़र्न इश्रीन, वो कुल 1907 का था, लेकिन पहली किताब इनकी है 1912 की, खुलासतुल यौमिया व शुज़ूर अल-इंसान अस-सानी, ठीक है। 1913 की किताब है सआतुम बैनल कुतुब, 1914 की किताब है खरजा, और इनका पहला दीवान कब निकला? 1916 में, यहाँ पर है। दूसरा दीवान 1917 में, दीवान वाजिज़ ज़हीरा। तीसरा दीवान 1921 में, दीवान अशबाहिल असील। फिर उसके बाद इनकी ये किताब निकली 1921 में, ये डेट दी हुई है सबकी, अद-दीवान फ़िल नक़दी वल अदबी, जो कि इब्राहीम क़ादिर अल-माज़नी के साथ लिखी। फिर उसके बाद अल-हुक्मुल मुतलक़ फ़िल क़र्न अल-इश्रीन 1928 में, दीवान अशजानिल लैल जो 1928 में चौथा दीवान है। फिर उसके बाद अल-फ़ुसूल 1929 में, मजमुअत मक़ालात है, याद रखना, ठीक है, 1929 में। फिर उसके बाद इनकी 30s और 40s में कौन कौन सी किताबें आई? इनका 5वां दीवान आया 1933 में। इसी तरीके से इन्होंने सात ज़ग़लूल के बारे में भी लिखा। दीवान आबिर सबील, ये छठा दीवान है, दीवान आबिर सबील लिखा इन्होंने कब? 1937 में। इसी तरीके से एक किताब और लिखी 1937 में, शुअरा मिस्र व बयानुहुम फ़िल जीलिल माज़ी, शुअरा मिस्र व बयानुहुम फ़िल जीलिल माज़ी, ठीक है। फिर उसके बाद जेल से निकलने के बाद
जेल से निकलने के बाद, जेल में गए थे ना, ये आपको पता था 1930 में गए थे 9 महीने के लिए जेल, चुनांचे वहाँ पर ये जेल से निकलने के बाद एक मजल्ला था कुल्ला शई, ठीक है, एक मजल्ला था कुल्ला शई, वहाँ पर हयातुस सिजन के कॉलम से ये किताब लिखते थे मकालात, चुनांचे उन मकालात को जमा करके किताब लिखी गई आलम सुदूद वल क़ुयूद, जो कि 1937 में छपी है। इस किताब का नाम याद रखना, आलम सुदूद वल क़ुयूद, चुनांचे ये अदबुस सुजून में है। अदबुस सुजून में मतलब जहाँ पर वो अदब जो कैद में होकर लिखे गए या कैद के बारे में लिखे गए। फिर उसके बाद सारा मशहूर किताब है इनकी 1938 में, जो कि मकालात थे इनके किस उन्वान से, मवाक़िफ़ फ़िल हब, मवाक़िफ़ फ़िल हब, जो कि मजलते दुनिया में ये सादिर करते थे, ठीक है। इसी तरीके से इनकी किताब रजाअत अबिल आला 1939, हिटरल फ़िल मीज़ान 1940, अबकरियत मोहम्मद व अबकरियत उमर, ठीक है, ये 1942 की हैं। उसके बाद दीवान उल वाहिल अरबईन, ये दीवान आसिर मगरिब, ये 1942 के दीवान है। ये सारी किताबें जो हैं ये आपके 1942 की हैं, ठीक है। डेट से पहले जो किताबें होती हैं वो 1942 की हैं। फिर उसके बाद सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ जो हैं, ठीक है, इब्नुर रूमी इनकी बहुत मशहूर किताब है, बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। जब मैं पढ़ रहा था मुझे पता नहीं था, लेकिन बहुत मशहूर किताब है, बहुत ज़्यादा मशहूर किताब है इब्नुर रूमी व हयातुहु मिन शअरिही, ठीक है। इसी तरीके से अरास व शयातीन इनकी किताब है, अल्लाह वल फ़लसफ़तुल क़ुरानिया 1947, गांधी व क़ाइदुल मुफ़क्किरीन 1948 में गांधी जी का इंतकाल भी हुआ था। अबक़रियतुल इमाम 1949, ठीक है, फ़तरतुल। फिर उसके बाद 50s में कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखी, दीवान बादल आसिर, ठीक है, 1950, ये हो सकता है नवा दीवान हो। फिर उसके बाद अद-दिमोक़रातिया फ़िल इस्लाम 1952, बैनुल कुतुब वन्नास, ठीक है। उसी तरीके से इनका अल इस्लाम फ़िल क़र्निल इशरीन 1954। तो इनकी 3 किताबें हुई इस तरीके से फ़िल क़र्निल इशरीन। एक पहला है मकाला अल इस्तिक़दाम फ़िल क़र्निल इशरीन, फिर उसके बाद आया अल हुक्मुल मुतलक़ फ़िल क़र्निल इशरीन, फिर उसके बाद ये किताब आई अल इस्लाम फ़िल क़र्निल इशरीन। तो अच्छे से इसको याद रख लेना, ठीक है। फिर एक और किताब है जो सिर्फ कर्नुल इशरीन है। 4 किताबें हो गई इनकी, अल कर्नुल इशरीन, अल इस्तिक़दाम फ़िल क़र्निल इशरीन, अल हुक्मुल मुतलक़ फ़िल क़र्निल इशरीन, अल इस्लाम फ़िल क़र्निल इशरीन, काना मा काना व सयकून। हमारी कोई किताब है मिखाइल नाइमा की काना मा काना इस तरीके से कुछ है, लेकिन इनकी क्या है, मा काना व सयकून, मा काना व सयकून। अल मरातु फ़िल क़ुरान, ये किताब याद रखना, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे। और इसी तरीके से ताहिर जो इन्होंने किताब लिखी है अपनी अना, ठीक है, जो सीरा ज़ातिया है, वो इनसे किसने मतलूब किया था, किन से तलब किया था कि आप लिखें, ताहिर तन्नाही ने। ताहिर तन्नाही जो कि रईस तहरीर थे मजल्लत हिलाल के, उन्होंने कहा था कि आप जो है अपनी सीरा ज़ातिया लिखें, चुनांचे इन्होंने लिखना शुरू की थी। तो ये हुआ आज के 3 के बंदों के बारे में। बहुत किताबें, बहुत पढ़ने को है, याद बहुत करना पड़ेगा यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा।